इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीएम मोदी का ये जो इजराइल कनेक्शन है, ये किसी प्रधानमंत्री का पहली बार संबोधन सिर्फ नहीं, 2017 में 70 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गया। तो ये कनेक्शंस बहुत सारे मायनों में बहुत खास है। जरा मैं आपको एक क्विक ग्लिम्स दिखा देता हूं इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल के साथ कनेक्शन खास क्यों कहा जाता है। मोदी इजराइल का दौरा करने वाले अब तक एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 70 साल तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। 2017 में मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के रिश्तों में एक तरीके से नई शुरुआत हुई। जुलाई 2017 में मोदी की पहली यात्रा को पाथ ब्रेकिंग तक कहा गया और उस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम सेक्टर्स में बड़े अहम समझौते हुए। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा 2017 तक नहीं हुई थी। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भारत की पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन समर्थन की नीति रही है और अब यह माना जा रहा है कि फिलिस्तीन समर्थन की वो नैतिक नीति जारी रखते हुए भारत अपने महत्व की दूसरी जो क्षेत्र है उन पर भी ध्यान दे रहा है। रक्षा के मामले में, तकनीक के मामले में भारत इजराइल के साथ ये संबंध बढ़ा रहा है और इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कूटनीति में जिसको कहते हैं डी-हाइफनेशन। इसको बड़े सामान्य शब्दों में, आम शब्दों में दीपक सर समझा सकते हैं। सर, ये डी-हाइफनेशन क्या सिर्फ एक शब्द है या वाकई इसको जिया जा सकता है? क्योंकि ये दौर वो है जहां ये माना जाता है या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं ये बता देता हूँ, 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए सर। हम तो संतान हैं चाणक्य की, कौटिल्य की। उसने कहा था, सही है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है। ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा दोस्त है उसका दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन हो। इसे डी-हाइफनेशन कहते हैं। हम इसके साथ भी नॉन अलाइनमेंट में सोवियत संघ के साथ भी मित्र थे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी मित्र थे। तो हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे देश को हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने का अधिकार है। हम खुद डिसाइड करेंगे। और अगर पैलेस्टाइन इजराइल के बीच में तनाव है, रूस यूक्रेन के बीच में तनाव है, हम डी-हाइफनेट करते हैं। टाइगर, तेरे साथ हम अलग रखेंगे, उसके साथ हम अलग रखेंगे। इसमें मेरा मानना है सर, 52 साल के बाद वी हैव द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी मानव इतिहास में सर। जो डी-हाइफनेशन है वो भारत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है सर। अगली खबर देखिए प्रोफेसर राजन, आपके पास आने वाला हूं उसके फौरन बाद। पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर ईरान की निगाहें भी हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच, जैसा मैंने आपको बताया, मोदी का दौरा मिडिल ईस्ट में इस तनाव के बीच में हो रहा है। मोदी का ये इजराइल दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि कल जेनेवा में वार्ता होने वाली है। एक बार फिर ये तीसरे दौर की वार्ता है, 6 तारीख फरवरी की, फिर 17 तारीख फरवरी की और कल 26 तारीख को ये फिर से दौरा होने वाला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि यहां पर क्या वाकई बात बनती है या अमेरिका आखिरकार पूरी तैयारियां किए हुए है और अब अटैक ही आगे होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये होगा तो फिर जाहिर है सर्वनाश की तरफ दुनिया जाएगी। तो संधि या सर्वनाश, पीएम मोदी का इजराइल दौरा बड़ा अहम। ये कुछ एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं। पहली बार इजरायली संसद नेसेट में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन। हमारे संवाददाता मनीष झा उस तरफ निकल चुके हैं और वहां से अब आपको जानकारियां देंगे। इस बारे में दुनिया गैस कर रही है कि जब संसद में संबोधन होगा तो किन किन बातों का उल्लेख हो सकता है। इजराइल के साथ भारत की मजबूत दोस्ती का संदेश यहां दिया जाएगा। कल ही जेनेवा टॉक, जैसा मैंने आपको बताया, उसका तीसरा राउंड है। पीएम मोदी का हमेशा से युद्ध नहीं बुद्ध वाला स्टैंड रहा है। भारत इजराइल का करीबी दोस्त है और साथ ही ईरान के साथ भी हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। पीएम मोदी ने नेसेट संबोधन में युद्ध के बजाय शांति का संदेश वो दे सकते हैं, ये पूरी दुनिया मानकर चल रही है। आप जरा इसको भी हम समझ लें प्रोफेसर राजन, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है उस पर जिसने अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी से एक तरीके से यह दिखाया हुआ होता है कि किस तरीके से जिया जाना चाहिए। ये इसको सकारात्मक रूप से भी लिया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार है उस पर ही और जिम्मेदारी थोपी जाती है। यहां पर प्रधानमंत्री किन बातों का उल्लेख नेसेट में कर सकते हैं? क्या इस तनाव के संदर्भ में भी कुछ हो सकता है?
जी देखिए गौतम, ये जो विजिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित में जो भाषण हो रहा है इसका भी महत्व है कि कितनी अहमियत दी जाती है जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे जाते हैं। और चूंकि अभी इजराइल में बहुत सारे कम से कम ग्लोबल साउथ के देश यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो मित्रता है कितनी प्रगाढ़ हो चुकी है इजराइल के साथ। जिन बातों पर जोर दिया जाएगा अभी अपने संबोधन में, जो प्रधानमंत्री जिसका उद्बोध कर सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक तो इतिहास की बात करेंगे और जैसा कि एक पहले स्पीकर ने बताया कि किस ढंग से ज्यूज को कम से कम इंडिया में कभी भी पर्सिक्यूट नहीं किया गया है, तो इस बात पे जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो जिन बातों पे चर्चा होगी, मुझे लगता है उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की बात हो सकती है। अब जानते हैं कि इजराइल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कि उस ढंग की कुछ बात हो सकती है। डिफेंस जो कॉपरेशन और जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, ये दोनों देश में काफी प्रगाढ़ हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा वहां पे हो सकती है। और अभी का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। तो वैसे में भारत शांति का एक संदेश देने की कोशिश करेगा और युद्ध नहीं बुद्ध की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, उस ढंग की कोई बात वहाँ पे निश्चित में वो जरूर करेंगे। और जो हमारा वहाँ पे इजराइल के साथ एक दो और चर्चाएं हो रही हैं, जो कि शायद निश्चित में तो संबोधन में बात नहीं हो, लेकिन एक हेक्सागोन अलायंस की जैसे बात हो रही है। तो इजराइल चाहता है कि भारत उस अलायंस को ज्वाइन करे और बहुत जल्दी से समझाइए सर। हेक्सागन मैं आगे बताने वाला हूं अपने दर्शकों को, लेकिन आप इसको बहुत संक्षेप में समझा दीजिए। जी, तो इजराइल अभी एक हेक्सागोन यानी कि जो पड़ोसी देश हैं उसमें कि जैसे कि साइप्रस है, उसके बाद ग्रीस है, ग्रीस यूरोप का पार्ट है आप जानते हैं। उसके अलावा जो अरबिक कंट्री हैं, कुछ अरबिक देश उनके साथ जो आना चाहते हैं, भारत और इजराइल, और कुछ अफ्रीका के भी देश हैं जिनका नाम अभी पता नहीं है, तो उनके साथ एक तरह से कॉपरेशन एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसके माध्यम से जो एक रेडिकलिज्म जो पूरी वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, जिससे का खतरा इजराइल को भी है और भारत को भी है, उसको कैसे वहाँ पर रोका जा सके। हालांकि इस अलायंस को ईरान देखेगा कि एक तरह से ईरान के अगेंस्ट में अलायंस है, टर्की भी इसको देखा है कि टर्की के अगेंस्ट में अलायंस है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। एक तरह से एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कॉपरेशन होने की संभावना है, जिसमें अगर भारत ज्वाइन करता है, अभी कहना मुश्किल है कि भारत ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर ज्वाइन करता है तो एक तरह से सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज पे बात होगी। आइए मैं इसको जल्दी से अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये जो हेक्सागन को ज्वाइन करने वाली बात इजराइल की तरफ से रखी जा सकती है, वो क्या है नेतन्याहू का हेक्सागन मास्टर प्लान। ये देखिए जरा, इसमें जो प्लेयर्स होंगे, इसके की प्लेयर्स, और उनकी भूमिका क्या होगी वो समझ लीजिए। इजराइल रणनीति का केंद्र, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का हब, इस तरीके से इस हेक्सागन में अपनी भूमिका निभाएगा। भारत हिंद महासागर की शक्ति, इंडो अब्राहम सहयोग की कड़ी। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का सबसे मुख्य साझेदार, इस तौर पर इसकी भूमिका। ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल का सहयोगी ईयू का देश। साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की एक बड़ी पावर। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन। तो अगर इस तरीके से इन देशों की जगहों को और उनको अगर आप जोड़ें तो एक हेक्सागन सरीखा बनता है, और इसलिए इसको यह नाम दिया गया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।